हेलो नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जीएसएफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन भारत की जो हमारी वीडियो की श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, उसमें नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश को। ठीक है, इससे पहली वीडियो में जो हमारा मध्यकालीन भारत की वीडियो का जो सफ़र चल रहा है वो हमारा खिलजी वंश तक, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश तक कंप्लीट हो चुका है हमारा वो सफ़र। तो इस सफ़र के अगले पड़ाव पे आज हम शुरू करेंगे तुगलक वंश। ठीक है, तो हमारा है दिल्ली सल्तनत में आज तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल रहा है 1320 से 1414 तक रहा है, लगभग 100 साल के करीब का, मतलब 100 साल में कम 96 वर्षों के करीब इनका शासन रहा है। ये शासन सर्वाधिक समय तक शासक करने वाला वंश था। सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। शासन करने वाला वंश था ये, मतलब जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था, लगभग 100 वर्ष के करीब। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग करते हैं। इसमें मैंने 3 शासकों के नाम लिखे हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे शासक रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 है। हम बाकी की भी बात करेंगे, पहले इन 3 को पढ़ेंगे, इन 3 के साथ साथ बाकी की भी हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार्यकाल रहा है 1320 से 1326, लगभग 7 साल तक इसका कार्यकाल रहा है। पहले हम गयासुद्दीन तुगलक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था फिरोज मलिक। क्या नाम था? फिरोज मलिक। इसका वास्तविक नाम था फिरोज मलिक। ठीक है, शासक बनने से पहले इसका नाम था फिरोज मलिक। जैसे ये राजा बना था दिल्ली सल्तनत का, तो इसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा था। एक फैक्ट और है इसके बारे में, शासक बनने से पूर्व, भाई शासक पैदा होते ही तो शासक नहीं बना था ये, शासक बनने से पूर्व भी तो कुछ था, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। शासक बनने से पूर्व यह दीपालपुर का गवर्नर था। कहाँ का? दीपालपुर का। ये दीपालपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। दीपालपुर पंजाब का गवर्नर था। गवर्नर था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर? आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार इसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह को पराजित करके शासक बना था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। पराजित का मतलब उसकी हत्या करके। अब मैंने बताया तो उसमें बताया था कि दीपालपुर का गवर्नर था। तो जैसे खुसरो शाह की हत्या करता है उसके बाद ये अपना शासक की बागडोर संभाल लेता है, तब अपना नाम भी बदलता है, गयासुद्दीन तुगलक करता है। तो हमें फैक्ट याद रखना है, तो इसका वास्तविक नाम क्या था? फिरोज मलिक, और शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? दीपालपुर पंजाब का। ठीक है, अब इसके जैसे शासक बनता है, इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की, आपको पता है बहुत सारी कठोर नीतियाँ थी, टैक्स वगैरह को उसने कितना बढ़ा रखा था। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विपरीत मध्यवर्ती नीति लागू की थी शासन में। कैसी नीति? मध्यवर्ती नीति, मतलब जो एक बीच का रास्ता निकाल के चले, जो ना ज़्यादा कठोर हो, जिस प्रकार खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी ने लागू की थी, कि ना तो ज़्यादा कठोर हो और ना ही ज़्यादा वो सॉफ्ट भी हो। ठीक है, ज़्यादा मतलब ना तो ज़्यादा सख्त हो ना ही ज़्यादा मुलायम हो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोग बाग विद्रोह कर दे, और इतनी कठोर भी ना हो कि लोग बाग परेशान हो जाए। ठीक है, मध्यवर्ती नीति लागू की थी इसने अपने कायम शासन में लागू की। ठीक है, जिसे एक बर्नी है इतिहासकार, इस नीति को ही बर्नी ने कहा था रस्म मियामी। क्या कहा था? रस्म मियामी। इस नीति को बर्नी ने कहा था, बर्नी ने रस्म मियामी कहा है। क्या कहा है? रस्म मियामी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि जो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन में जो नीति लागू की थी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मध्यवर्ती। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि रस्म मियामी नीति किससे संबंधित है? रस्म मियामी नीति गयासुद्दीन तुगलक से संबंध है, जिसका अर्थ है मध्यवर्ती नीति। और ये रस्म मियामी नाम किसने दिया? ये बर्नी ने दिया है। हो गया नंबर 1 फैक्ट, नंबर 2 फैक्ट, नंबर 3 फैक्ट। नंबर 4 पे चलते हैं। आपने सुना है खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक विद्वान थे, खिलजी वंश में भी रहे हुए। ठीक है, अमीर खुसरो की मृत्यु उसी के समय में हुई थी। किसके समय में? फिरोज इसके गयासुद्दीन तुगलक के।
अमीर खुसरो की मृत्यु इसी के काल में हुई थी। इसी के काल का मतलब गयासुद्दीन तुगलक के काल में हुई थी। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में, शासन काल में अमीर खुसरो की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी में जोड़ के फैक्ट हमें पढ़ना है। एक अलग फैक्ट वो है, अमीर खुसरो ने एक बात कही थी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अमीर खुसरो कहता था कि गयासुद्दीन तुगलक अपनी पगड़ी में सैकड़ों पंडितों को रखता था, यानी कि उसकी पगड़ी में सैकड़ों पंडित थे। इसका मतलब था कि वो बहुत विद्वान था। पंडितों को जैसे विद्वान कहा जाता था ना, तो कि इस प्रकार की जितना एक पंडित विद्वान होता है ना, ऐसे सैकड़ों पंडितों को अपनी पगड़ी मतलब अपने दिमाग में रखता है, मतलब सैकड़ों पंडितों जितना ये विद्वान है। ठीक है, अमीर खुसरो ने क्या बोला था, गयासुद्दीन, मैं गयासुद्दीन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गयासुद्दीन अपनी पगड़ी में, ये लिखा है गयासुद्दीन अपनी पगड़ी में सैकड़ों पंडितों को रखता था, सैकड़ों पंडितों को रखता था, ये कोट आ सकता है कि सैकड़ों पंडितों को कौन अपनी पगड़ी में रखता था, वो था गयासुद्दीन। इसका मतलब क्या था, विद्वान था ये, यानी कि बहुत विद्वान था। क्या था, बहुत विद्वान था। कौन था बहुत विद्वान, गयासुद्दीन तुगलक बहुत विद्वान था। ये फैक्ट क्लियर हो गए यहाँ से। ठीक है, ये बहुत विद्वान था। अब ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें इसका वास्तविक नाम पढ़ लिया हमने, शासक बनने से पूर्व दीपालपुर का गवर्नर था, मध्यवर्ती नीति, ये सारी बात हो गई। अब हम करते हैं इसके समय में हुए जो प्रमुख सैन्य अभियान, कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में क्या क्या अभियान हुए। यहाँ पे 4 अभियान हैं, हम जो महत्वपूर्ण है हम एक एक करके सारे अभियानों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला अभियान है, यहाँ पे लिखा हुआ है वारंगल का अभियान। कब होता है, 1321 में। यहीं पे लिख देता हूँ मैं, वारंगल का अभियान। वारंगल वही जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी वारंगल का अभियान हुआ था, याद है ना। वारंगल अभियान कब होता है, 1321 में। ठीक है, अब आपको याद होगा, अगर आपने खिलजी वंश मेरा पढ़ा है, तो वारंगल में कौन शासक था, प्रताप रुद्र देव, वही शासक है अभी भी। जो ध्यान है, जब अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होने के बाद इसने अपनी सोने की मूर्ति बनवा के उसमें जंजीर नहीं, अपनी मूर्ति बनवा के सोने की जंजीर उसने गले में लगवा के भिजवाई थी, कि कह के कि देखो हमने आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि वारंगल के शासक इतने, मतलब वारंगल के शासक इतने साहसी थे कि अलाउद्दीन खिलजी को भी की सेना को एक बार में वो नहीं मिली थी सफलता। एक बार 1303 में हारे थे ये, कि जब दूसरी बार इन्होंने उस कलंक को मिटाने के लिए युद्ध किया था, तब जाके जीते थे इसको। ठीक है, यानी कि बहुत वो थे, वीर थे। तो यहीं पे यही शासक है, कौन है, पहले लिख लेते हैं वारंगल का शासक कौन था। वारंगल का किस किस के मध्य होगा ये, वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, वही रुद्रदेव है उसी टाइम वाला है। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। दूसरी तरफ कौन है, वर्सेज। ठीक है, यहाँ पे जूना खान, जोना खान। ये जोना खान कौन है, ये गयासुद्दीन का पुत्र है, गयासुद्दीन का पुत्र। ये गयासुद्दीन तुगलक जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, गयासुद्दीन का पुत्र। जूना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक है। जूना खान का वास्तविक नाम जूना खान था। जूना खान शासक बनने वाला मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेता है, जिस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। तो अपने बेटे को भेजता है। तो जूना खान वर्सेज बंगाल का शासक प्रताप रुद्रदेव के बीच युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव जीत जाता है, जूना खान हार जाता है। देखा कितने साथी हैं कि इसके लड़के को भी हरा दिया। अभी भी यहाँ पे भी इजीली, भले ही अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे, फिर से ताकतवर इकट्ठा हुए, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का हमला होता है, उसको हरा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये हो गया। अब होता है 22-23 में पुणे वारंगल का अभियान। इस तरह से लिख लेंगे इसको हम, दूसरा वारंगल अभियान। जब एक बार तो हार गए, इतनी जल्दी तो ये भी नहीं मानेंगे कि बाब तो हार गए, दोबारा करेंगे। दूसरा वारंगल का अभियान होता है। आई होप समझ में आ रही होंगी आपके चीज़ें। ठीक है, तो दूसरा वारंगल अभियान अगले ही साल, ये 2 साल तक चलता है, 22 से 23 के बीच ये हो रहा है दूसरा वारंगल अभियान। सेम यही प्रताप रुद्रदेव, और इधर फिर से जूना खान वापस आता है। प्रताप रुद्रदेव
यही दो लोग फिर से लड़ते हैं वर्सेज जोना खान। ऐसा तो है नहीं कि अब हर बार प्रताप रुद्रदेव जीतता ही रहेगा। अब की बार क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव जाता है हार और जूना खान जीत जाता है। दूसरे वारंगल अभियान में अब की बार प्रताप रुद्रदेव हार जाते हैं और कौन जीत जाता है, जूना खान इस युद्ध में जीत जाता है। और जब जीत जाएगा तो कुछ चेंज करेगा, ये वारंगल का नाम बदल देता है। कौन, जूना खान। वारंगल का नया नाम कुछ तो रखती हैं, जैसे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का विजय करके खिजराबाद रखा था ना नाम, वारंगल का नया नाम रखा जाता है सुल्तानपुर, कि अब ये सुल्तानपुर के नाम से जाना जाएगा, सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तानपुर नाम रख दिया गया किसका, वारंगल का। इसके साथ साथ इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। भाई जीत गए तो दिल्ली सल्तनत में मिलाएंगे वो, या किसी और की में मिलाएंगे, दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। क्लियर। यहाँ से चीजें, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वारंगल अभियान में जीतने के बाद उसका क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया सुल्तानपुर। तो दो हमारे याद हो गए यहाँ पे। अब हमारा आता है 1324 में बंगाल का अभियान। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 1300 बंगाल अभियान। बंगाल अभियान ये तीसरा अभियान हो रहा है गयासुद्दीन तुगलक के समय में, क्योंकि देखो गयासुद्दीन तुगलक का क्या है समय काल, 1320 से 26, इसी के समय में सारी चीजें हो रही हैं। बंगाल अभियान होता है 1324 में। इसकी खासियत है इसमें स्वयं गयासुद्दीन तुगलक भाग लेता है इस अभियान में। गयासुद्दीन तुगलक खुद जाता है इस अभियान में। गयासुद्दीन तुगलक का अपना अभियान है ये। ठीक है, इसमें याद ये रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में विद्रोह जाता है। बंगाल विद्रोह के कारण हम पहले बात कर चुके हैं, गुलाम वंश से लेकर के, क्योंकि क्षेत्र के फल की दृष्टि से वो भौतिक दृष्टियों से बहुत दूर था दिल्ली से, तो वहाँ पे विद्रोह होते रहते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी होता है विद्रोह। एक गयासुद्दीन तुगलक से विद्रोह को दबाता है, और जब बंगाल से वापस आ रहा था तो रास्ते में पड़ता है आपको बिहार। इसमें याद रखने की चीज़ है, बिहार का उत्तरी क्षेत्र है, बिहार राज्य का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर की ओर उत्तरी क्षेत्र जिसे बोलते हैं मिथिला, मिथिला। ठीक है, यहीं पे मिथिला के राजा थे हरि सिंह देव। कौन थे, हरि सिंह देव। और गयासुद्दीन के बीच युद्ध होता है आते टाइम, हरि सिंह देव वर्सेज गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, वर्सेज गयासुद्दीन तुगलक आते टाइम ही होता है, जिसमें हरि सिंह देव हार जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक जीत जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक को एक उत्तरी मिथिला क्षेत्र में तिरहत है, तिरहत का एरिया गयासुद्दीन को प्राप्त होता है। तिरहत क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है किसका, गयासुद्दीन तुगलक का। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि दिल्ली सल्तनत का अधिकार उत्तरी बिहार तक हो गया था। कहाँ हो गया था, उत्तरी बिहार तक हो गया था। अब तक बिहार तो जीत लिया था, बिहार का उत्तर का क्षेत्र, पहाड़ों से मिला हुआ क्षेत्र नहीं जीत पाए थे, तो इन्होंने ये क्षेत्र भी जीत लिया था। क्लियर। तो यहाँ पे बात हो जाती है क्लियर इसके तीसरे अभियान से, जो है बंगाल का। अब चौथा अभियान है, आई होप यहाँ तक क्लियर आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके चौथे अभियान की, जो कि लास्ट अभियान हुआ था इसके समय में। चौथा अभियान हुआ है जाजनगर का, जाजनगर अभियान। जाजनगर अभियान, जाजनगर मैंने आपको पहले बताया है क्या नाम था जाजनगर का, वर्तमान नाम है उड़ीसा। उड़ीसा को उस समय जाजनगर कहा जाता था, उड़ीसा। ये भी 1324 में ही हुआ है। मतलब इधर ये पहले देखो ये अभियान किया किसने, ये अभियान किया फिर से जूना खान ने। मतलब बाप तो बंगाल की तरफ था और बेटा कहाँ था, उड़ीसा की तरफ। जूना खान वर्सेज वहां का राजा था भानुदेव। भानुदेव, ठीक है। कौन था, भानुदेव। ठीक है, भानुदेव द्वितीय, अच्छा दे लिखा गया, भानुदेव द्वितीय के साथ हुआ था ये। इसमें जूना खान जीतता है, भानुदेव हार जाता है, तो जाजनगर पे भी इनका अधिकार हो जाता है, जाजनगर पर अधिकार हो जाता है। और जाजनगर से भी खूब सोना चांदी लेके जूना खान वापस आता है। क्लियर। तो इसके चारों अभियान हो गए हैं कंप्लीट।
इसके समय में 4 अभियान ही कंप्लीट हुए थे, जिसमें क्या है, पहला वारंगल पे, दूसरा फिर से वारंगल पे, तीसरा बंगाल, चौथा जाजनगर, जिसमें आपने देखा होगा तीनों के तीनों जुना खान ने किया है, एक अकेला अभियान किया है गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसके गयासुद्दीन तुगलक के कुछ सुधार के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा उस पर चलते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है गयासुद्दीन तुगलक के सुधार। देखो क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय तक तो शासन प्रशासन अच्छा खासा चल रहा था। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, आपको पता है क्या बवंडर उठा था अगले 4 साल के लिए, किसमें, खिलजी वंश में। तो इस दौरान जब तक गयासुद्दीन तुगलक राजा बनता है तो इनकी स्थिति जो है ना दयनीय हो चुकी थी। ठीक है, मतलब लोगों को बहुत प्रॉब्लम इकट्ठा हो चुकी थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ही बेकार कंडीशन में आ चुकी थी। तो सबसे पहले ये इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ सुधार लागू करता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुधार लागू किए थे। एक एक करके हम पढ़ते हैं क्या करता है ये। सबसे पहले तो जो हिंदू, आपको मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में हिंदुओं को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे, जिसमें खुद मुकद्दम और चौधरी थे, उनसे वो विशेषाधिकार छीन लिए थे। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने इसका उल्टा क्या किया, मैंने बताया था ना, किसने मध्यवर्ती नीति अपनाई थी। इसने खुद मुकद्दम और इसके अलावा जो चौधरी थे, खुद मुकद्दम चौधरी को उनके अधिकार वापस दे दिए। मतलब अब वो चौधरी को उनके अधिकार वापस कर दिए। क्या कर दिए, उनके अधिकार वापस, उनके अधिकार वापस कर दिए। यानी कि मैंने बताया था ना, खुद मुकद्दम चौधरी गांव में क्या करते थे, सभी लोगों से टैक्स वसूलते थे और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख के राजा को देते थे, जिसके बदले अपनी जमीन पे लगने वाला टैक्स भी राजा को नहीं देते। तो ये अधिकार इसने वापस दे दिए, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे छीन लिए थे। ठीक है, दूसरा, जब इसके यहाँ पे स्थिति खराब हो चुकी थी तो इसने लगान व्यवस्था को सही किया। लगान व्यवस्था वही होती है जो खेती पे जो टैक्स लगता था, लगान व्यवस्था सुधारी। लगान व्यवस्था को सुधारा कैसे, आपको ध्यान होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में हिंदुओं से 50% टैक्स लिया जाता था और मुसलमानों से 25%। कितनी ज्यादा था ये। इसने क्या किया, इसने 20 से 33% तक कर वसूला, सिर्फ 33% तक कर वसूला। कहाँ 50% दिया जा रहा था, इन्हें 20 से 33% पे इसे लागू किया कि भाई सिर्फ 20 से 33% वसूला जाएगा। इसके साथ साथ इसने क्या कहा, एक वर्ष में 10% से ज्यादा टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कि ये नहीं कि आप एकदम से अगले साल 50 कर दोगे, एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 10% बढ़ा सकते हो सिर्फ टैक्स। कर 10% से ज्यादा कर नहीं बढ़ाया जाएगा। कि एक साल, मान लो कोई आज, अभी बताता हूँ उसको, 10% से ज्यादा कर नहीं बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। एक तो कह दिया कि भाई उपज का 20 से 33% तक दोगे। मान लो इस साल कोई 100 रुपये दे रहा है टैक्स में, तो अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा इससे 110 रुपये लिए जा सकते हैं, सिर्फ 10% बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आप अगले साल डबल कर दोगे टैक्स को, डबल नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा सकते हो, जिससे किसानों पे जोड़ना पड़े टैक्स देते हुए। इसके अलावा इसी में अगर अकाल पड़ जाता है, अकाल का मतलब आपको पता है बारिश नहीं होती, फसल अच्छे से नहीं होती है, अकाल के समय लगान माफ़ कर दिया जाएगा कि भाई अकाल पड़ा है तो लगान माफ़ है, आपको लगान नहीं देना। कहाँ से देंगे बेचारे किसान, कहाँ से देंगे किसान लगान जब उनके पास फसल ही नहीं होगी। ठीक है, लगान माफ़ होगा, अकाल के समय लगान माफ़। ये इसने अच्छे काम किए 3 इसमें, 1 2 3। अब तीसरा देखते हैं इसने क्या किया। इसने एक नया आदेश पारित किया। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने मसाद पत्ती लगा रखी थी। मसाद पत्ती का मतलब ये था, वैसे तो मैं जब दिल्ली प्रशासन करवाऊंगा उसमें मसाद पत्ती प्रॉपर पढ़ाऊंगा। उसने भूमि की माप करवाई थी, भूमि की माप करवा के उसके आधार पे ये देखा था कि आदमी जितनी भूमि बो रहा है उसके आधार पे उससे टैक्स वसूला जा रहा है। इसने उस पर वापस बटाई पद्धति लागू की थी। बटाई पद्धति का मतलब ये था
कि जिस आदमी की जितनी उपज पैदा हो रही है उस पर टैक्स लगेगा। यानी कि इसने मसाहत पद्धति के अलावा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की थी मसाहत पद्धति, मसाहत पद्धति को हटाकर पुनः बटाई पद्धति लागू की। बटाई पद्धति लागू की, ठीक है। देखो मसाहत पद्धति में तो ये होता था कि भूमि की माप कर ली, मान लो आपके पास 20 बीघा जमीन है, तो 20 बीघे जमीन के हिसाब से आपसे टैक्स लिया गया। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो 20 बीघे जमीन अच्छी है या बुरी है, उससे कितनी फसल पैदा होती है। मान लो 2 आदमी है, एक आदमी के पास भी 20 बीघे जमीन है, दूसरे के भी, एक पे अच्छी 20 बीघे जमीन है, दूसरे पे कम उपजाऊ भी है, ठीक है। तो जिसके पास अच्छी जमीन है उसे भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है, और बेकार वाले को भी। अच्छे वाले के पास ज़्यादा उपज होगी, वो तो टैक्स आराम से दे देगा, जो बेकार वाला है उसकी उपज इनकम कम होगी, तो उससे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। ये बटाई पद्धति में क्या आता था कि आपकी जो फसल आई है, फसल पे टैक्स लगेगा। खेती से मतलब नहीं है कि आपको कितनी खेती कर रहे हो, वो तो फसल से लेते हैं कि जैसे आप 1 क्विंटल फसल निकली है गेहूँ की, तो 1 क्विंटल पे इतने किलो हम लेंगे, इस तरह करा इसने। ये ज़्यादा अच्छा है कि भाई आपके पास कितनी भी ज़मीन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो फसल बोई है, जितनी फसल निकली है उस पर ली जाएगी। ये इसने शुरू करी है बटाई पद्धति। दूसरा इसका मानना था कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 50% कर रखी थी ना राजस्व की दर, इसका मानना था कि अपने राज्य की जो इनकम है वो भू राजस्व दर मतलब टैक्स बढ़ा के नहीं करनी चाहिए, बल्कि खेती से जो उत्पादन हो रहा है ना वो ज़्यादा करना चाहिए। समझ रहे हो? मान लो आप एक आदमी से ही इतना ज़्यादा टैक्स मत वसूल लो, आप एक काम करो कि उसकी जो खेती में पैदावार हो रही है उसकी पैदावार को बढ़ाओ, उसकी पैदावार बढ़ेगी तो वो टैक्स अपने आप ज़्यादा दे देगा। मान लो अभी एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है, आपने कह दिया आप 100 रुपये में से 50 रुपये का तो दे दो टैक्स उसके, ठीक है। ऐसे करके आप इनकम मत बढ़ाओ। उसका मानना था उस आदमी की इनकम को बढ़ा दो, उस आदमी की 500 रुपये इनकम कर दो, तो 500 रुपये करके फिर उससे आप 50 रुपये का टैक्स लो, या फिर 100 रुपये का भी ले लो, वो फिर भी खुश होकर दे देगा 100 रुपये का भी टैक्स, क्योंकि अब उसे मिल रहे हैं 400 रुपये, तब उसे 50 ही मिल रहे थे। तो आदमी की इनकम बढ़ाओ। इनकम कैसे बढ़ेगी? खेती में जो पैदावार बढ़ेगी। तो इसका मानना था कि राज्य को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं बढ़ाना, टैक्स की जगह खेती के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि करो। इस क्रम में इसने क्या किया था? इसने नहर प्रणाली शुरू करी, मतलब नहर खुदवाई थी, नहरों की स्थापना करवाई खेती के लिए। भाई खेती में उत्पादन कब होगा? जब खेती पे अच्छा खासा पानी मिलेगा उसे। अब पानी कैसे मिलेगा? पहले तो बारिश के भरोसे रहते थे, बारिश कभी नहीं हुई तो अकाल पड़ गया, तो इसने नहरें खुदवाई थी, तो नहरों की स्थापना करवाई। भाई नहर होगी, अच्छे से सिंचाई होगी तो फसल भी अच्छी होगी, फसल में पैदावार अच्छी होगी तो हमें टैक्स भी अच्छा खासा मिलेगा। नहरों की स्थापना ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। फैक्ट ये आएगा कि सबसे पहले नहर किसने बनवाई? तो नहर बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहरों की स्थापना किसने कराई। ये इसके सुधार में थे। चौथा सुधार आपको पता है हिंदुओं से 4 तरह का कर लिया जाता, गरी कर, चरी कर वगैरह वगैरह करके। इसने कहा कि लगान के अलावा कोई कर नहीं वसूला जाएगा, लगान के अलावा कोई कर नहीं, सिर्फ एक ही टाइप का कर देना है, लगान के अलावा कोई और कर नहीं वसूला जाएगा, लगान के अलावा कोई कर नहीं वसूला जाएगा। देखा कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर, तभी तो इसको मध्यवर्ती नीति कहा गया। नहीं वसूला जाएगा कि भाई लगान देना है बस, इसके अलावा कोई कुछ नहीं देना आपको, ठीक है, ठीक है। ये चीजें होगी। अब 5, इसने दाग और हुलिया पद्धति को जारी रखा। दाग हुलिया मैंने बताया था ना, अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ों पे दाग रखा जाता था, सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था। दाग हुलिया पद्धति, क्योंकि एक अलाउद्दीन खिलजी की अच्छी पद्धति थी, अलाउद्दीन पद्धति की दाग हुलिया पद्धति को जारी रखा। क्योंकि क्वेश्चन ही बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की दाग और हुलिया पद्धति को किसने आगे जारी रखा? तो तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक ने जारी रखा था, ठीक है। इसने भी शराब उत्पादन को बंद रखा, शराब उत्पादन बंद रखा। ये 6 इसके बारे में सुधार थे, ठीक है। आई होप एक एक करके आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जिसने
अलाउद्दीन खिलजी या पूरा का पूरा खिलजी वंश पढ़ा है, उसको ये बहुत इजी लग रहा होगा, सब कुछ उससे इंटरकनेक्ट होके चल रहा है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इतिहास विषय एक ऐसा है, ये लिंक बन के जुड़ा हुआ होता है। पहला राजा दूसरे राजा से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, इसके काम से किसी भी प्रकार से। तो वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसके बाद आता है इसकी हिंदुओं के प्रति नीति, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, हिंदुओं के प्रति नीति। भाई हिंदुओं के प्रति इसकी कैसी नीति थी? हिंदुओं के प्रति नीति, इसमें लिखना है कठोर नीति थी। कठोर कैसे थी? क्वेश्चन ही आएगा कि हिंदुओं के प्रति नीति कैसी थी? कठोर थी। ठीक है, कठोर कैसे थी वो समझ लो। इसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया हुआ था कि हिंदू इतने अमीर ना हो जाएं, अमीर मतलब धनवान ना हो जाएं कि वो विद्रोह कर दे। आपको पहले बता रखा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी कि अलाउद्दीन का मानना था कि लोगों के पास अधिक धन होगा तो उनमें विद्रोह की भावना आती है। तो इसका था कि मानना अगर हिंदुओं को इतना भी धनवान मत बनाना कि वो विद्रोह कर दें, और इतना गरीब भी मत बनाना कि वो खेती छोड़ के भाग जाए। मतलब अगर इतना गरीब कर दिया, उनके पास खाने के भी नहीं रहा, टैक्स वैक्स खूब लगा दिया, तो खेती छोड़ देंगे जब उन्हें लगेगा तो फायदा तो कुछ है नहीं। तो ना तो इतना अमीर बन पाए वो कि वो विद्रोह कर दे, ना इतने गरीब रहे कि वो काम ही करना छोड़ दे। ऐसा बीच में उनको फंसा के रखना है, लटका के, इसलिए कठोर नीति थी। इसने इसमें लगभग अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का ही अनुसरण किया था। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हम 4 उसमें पढ़ लेंगे पॉइंटों में। फैक्ट नंबर 1, इसने मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। इसकी मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी, जो कि मैंने पहले बताया था अभी। ठीक है, कि गाजी मलिक इसका नाम था, मलिक उल गाजी वही बात है। ठीक है, ये तो यहीं पे याद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका फैक्ट था, इसका एक फैक्ट था। ठीक है, इसने क्या किया था, अपने अधिकारियों को एडवाइजरी जारी करने के लिए एक विधि संहिता बनाई थी। मतलब अपने अधिकारियों को कामकाज कैसे किया जाए वो बताने के लिए एक विधि संहिता बनवाई थी। विधि संहिता मतलब कानून की एक किताब बनवाई थी, विधि संहिता का निर्माण कराया। भाई अधिकारी कैसे काम करेंगे, ये निर्माण इसने कराया था। इसके 2 वजीर थे, ख्वाजा खातिर व ख्वाजा मुअज्जम। ये नाम याद रखना, इनसे सलाह मशवरा करता था मुअज्जम। ये 2 आदमी थे, इनसे क्या करता था, ये इसके वजीर थे। ये 2 वजीर थे, इनसे ये सलाह करता था, इनसे सलाह लेता था कि भाई कैसे काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आएगा कि गयासुद्दीन खिलजी किससे अपने शासन प्रशासन चलाने के लिए सलाह लेता था? तो किससे सलाह लेता था? ख्वाजा खातिर और ख्वाजा मुअज्जम से। ये क्या थे? इसके वजीर थे। एक इसने विधि संहिता का निर्माण करवाया था। विधि संहिता मतलब कानून की किताब, जिसमें अपने अधिकारियों को बता सके भाई ये काम ऐसे करना है, तौर तरीके लिखे हुए थे। इसका मलिक उल गाजी हो ही चुका है, मलिक गाजी इसका नाम था। ठीक है, अब एक चीज ही आती है इसकी मृत्यु को लेकर के। इसने एक काम किया था, इससे पहले कुछ लोगों को ना जागीरें फ्री में बांटी गई थी खुसरो शाह द्वारा, गलत तरीके से। जागीर का मतलब जमीन ने। खुसरो शाह ने जितने भी टाइम रहा हो 4-5 महीने, उसने अपनी मनमर्जी के जिसे चाहा उसको जमीन दे दी थी। तो इसने एक आदेश जारी करा था कि जिन भी लोगों के पास इस तरह की अवैध जमीनें गई हुई हैं, उन जमीनों को जब्त कर लिया जाए। ठीक है, कि उन जमीनों को जब्त कर लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में, ये तो हो ही गया होगा आपका, कि उन जमीनों को जब्त कर लिया जाए। इसी क्रम में निजामुद्दीन औलिया मैंने बताया था। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया की भी संपत्ति थी जो खुसरो शाह ने उन्हें दी थी जागीर में, तो उनसे भी जब्त कर ली गई। ठीक है, कि भाई जब्त कर लेंगे हम, आदेश दिया। जब निजामुद्दीन औलिया को पता चला कि भाई मेरी संपत्ति जब्त हो रही है, तो इसने एक बात कही थी। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने, जो बहुत फेमस है। निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि भाई उसने कहा ना जब कि हनुज दिल्ली दुरस्त, फारसी भाषा में कहा था हनुज दिल्ली दुरस्त।
ये फारसी भाषा में कहा था। ये बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा जो पहले तैयारी कर रहे हैं। हनुज दिल्ली दुरस्त, जिसका अर्थ होता था दिल्ली अभी दूर है। अब बताता हूँ दिल्ली अभी दूर है ये सब क्या है, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है, ये घटना थी 1324 में। मैंने अभी बताया था गयासुद्दीन बंगाल अभियान पे था। अब ऐसा तो है नहीं कि 1324 बंगाल में करा 24 में ही वापस आ जाएगा, बहुत दूर था। आते टाइम उसने बिहार के, उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के हरि सिंह देव को भी पराजित करा, जिससे से तिरहुत का क्षेत्र मिला। ऐसे लड़ता झगड़ता आ रहा था। ये 1324 में तो गया था बंगाल में। ऐसा करते करते ये 1326 तक ही दिल्ली वापस आता है। तो उस टाइम में बंगाल अभियान पे था। उधर से इसने ऑर्डर पास करवा दिया था कि जिन लोगों के अवैध जमीन बांटी हुई है, जागीर बांटी हुई है, खुसरो शाह के टाइम में उन्हें जब्त कर लो, क्योंकि सुधार पे चल रही थी इसकी चीज़ें, फालतू की सारी चीज़ें सुधारा था जो गलत काम हुए हैं इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद 4 साल के अंदर। तो उसमें निजामुद्दीन औलिया को भी खुसरो शाह ने ज़मीन दी थी। तो जब पता चला खुसरो शाह को, अब भाई सुल्तान कहाँ है, सुल्तान तो कहाँ है भाई, बंगाल अभियान पे गया, वहाँ से दिल्ली की तरफ आ रहा है, उसने बिहार भी जीत लिया है कि भाई हम तुम्हारी ज़मीन हड़पने मतलब छीनना है, तुम्हें गलत तरीके से सरकार की तरफ से मिली है। जब निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि सुल्तान कहाँ है, उसने कहा सुल्तान तो बंगाल अभियान से बिहार भी जीत लिया उसने, अब दिल्ली की तरफ आ रहा है। तब ये कहता है सुल्तान, अरे हनुज दिल्ली दुरस्त, अरे तुम मेरी ज़मीन क्या हड़पोगे, हनुज दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, अभी सुल्तान दिल्ली आया नहीं है, अभी दिल्ली दूर है उसके लिए। दिल्ली अभी दूर है कि अभी आया थोड़ी है वो, दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब था वो दिल्ली पहुंच भी पाएगा नहीं पहुंच पाएगा इस बात का नहीं पता। और वास्तव में होता भी ऐसा ही है। होता क्या है, 1326 का टाइम आता है, जब इसके बेटे जूना खान को पता चलता है भाई मेरे पिता ऐसे ऐसे वीरता का काम करके आ रहे हैं, मैंने तो इधर जाजनगर उड़ीसा जीत लिया, वो बंगाल को जीत के आ रहे हैं, साथ में उन्होंने उड़ीसा भी, वो बिहार का क्षेत्र भी जीत लिया। तो दिल्ली के पास ही एक जगह है, दिल्ली के पास ही सुल्तानपुर, ठीक है। क्या जगह, क्या नाम क्या है दिल्ली के पास उसका, जगह का नाम, उस जगह नहीं सुल्तानपुर, अफगानपुर। दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था अफगानपुर। अफगानपुर कहाँ था ये, दिल्ली के पास एक गांव था, दिल्ली के पास, दिल्ली के पास, ठीक है। वहां पे एक लकड़ी का महल बनवाता है, कौन, जूना खान। लकड़ी का महल बनवाया था किसने, जूना खान ने। किस लिए बनवाया था कि भाई मेरे पिता इतना काम कर कह रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ उनका, भाई यहाँ पे रुकेंगे, नाच गाना होगा, खाना पीना नाच गाना फुल मजे लेंगे यहाँ पे, ठीक है, पार्टी होगी, हमारी लैंग्वेज कहते हैं ना पार्टी होगी। जूना खान ने अपने पिता की स्वागत के लिए, पिता के स्वागत के लिए, क्योंकि इस टाइम में बंगाल से इतनी सारी चीजें जीत के आ रहा था, स्वागत के लिए बनवाया था इनने। तो जब ये रात्रि विश्राम कर रहा था, कौन, गयासुद्दीन, इसमें रात को सो रहा था, सारी पार्टी वार्टी जब खत्म हो गई, तो सोना भी तो है। गयासुद्दीन रात्रि विश्राम के समय इसमें रात्रि विश्राम कर रहा था, मतलब आराम कर रहा था ना, सो रहा था आराम से। रात्रि विश्राम कर रहा था, तो रात को सोते टाइम पे लकड़ी का था महल गिर जाता है और इसमें दब के ही गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो वही बात, दिल्ली आ ही नहीं पाया, इसने कहा था ना दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूरस्त, तो आ ही नहीं पाया, ये बात इसकी सच निकल गई। महल क्या होता है, गिर जाता है। गिरने से क्या होता है, दबकर मृत्यु, किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की, दबकर मृत्यु। क्या बताया था, 1326 तक इसका शासन है। कैसे हुई, दबकर मृत्यु। कहाँ मरा था, कौन, गयासुद्दीन तुगलक कहाँ मरा, अफगानपुर में, दिल्ली के पास लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हुई थी। ये महल किसने तैयार करवाया था, जूना खान ने, पिता के स्वागत के लिए। रात्रि में सोते टाइम दब के मृत्यु हो जाती है 1326 में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जूना खान ने जानबूझ के राजा बनने के लिए मरवाया जाता है, लेकिन इसका कहीं पे प्रूफ नहीं मिला है कि क्यों, क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं निजामुद्दीन औलिया की बात सच होगी थी वो, कि हनुज दिल्ली दूर है, अरे अभी तो दिल्ली दूर है, दिल्ली आ भी ना पाए वो, क्या पता, और ऐसा ही हुआ है, दिल्ली आ ही नहीं पाता है। 1326 में मृत्यु हो जाती है। तो एक फैक्ट है इसके साथ, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया था अपने नाम से। भाई तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का किला आज भी दिल्ली में है, ठीक है।
तुगलकाबाद का किला बनवाया था इसने। क्वेश्चन आएगा कि तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण कराया था। किसने? ये तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। हर राजा कुछ ना कुछ तो बनवाते ही थे, इसने बनवाया था तुगलकाबाद का किला। किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इसमें याद करने की चीज क्या है? एक तो ये है कि तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसी किले में इसी का मकबरा है। मकबरा कहाँ है इसका? जब मर गया भाई मकबरा तो बनेगा ही। कहाँ है? इसी किले में, इसी किले में है, जो आकार में पंचभुजिया है। कैसा है? पंचभुजिया। क्वेश्चन आएगा कि गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का आकार कैसा है? पंचभुजिया है। पंचभुजिया कैसा है? उसमें 5 भुजाएं, जैसे मकबरा है ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके। मैंने सही नहीं बनाया, समझ लेना। जैसे ऐसा होता था ना, ये ऐसे भुजाएं निकली होती थी, 2 3 4, एक और बनी होती थी, 5 भुजा थी मकबरे में। ठीक है, 5 भुजाओं में बना हुआ मकबरा था ये। ठीक है, आकार में पंचभुजिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के किले का किसने निर्माण कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है? लकड़ी के महल में, जो किसने बनवाया था? जूना खान ने। उसमें दबके कब होती है? 1326 में। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद के किले में, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इस मकबरे का आकार कैसा है? पंचभुजिया। क्वेश्चन ये आएगा कि गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का आकार कैसा है? पंचभुजिया है। ठीक है, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। यही जूना खान जो है, इसी का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आज हम गयासुद्दीन तुगलक पे अपनी वीडियो को रोकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और अगली 2 क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। ऐसे करते धीरे धीरे तुगलक वंश को भी आगे खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छा अपने ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।